पादप ऊतक के प्रकार, प्लांट टिश्यू जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये टिश्यू पौधे की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे तना इत्यादि बढ़ने के लिए। एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू जिसमें सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक होते हैं। सिंपल टिश्यू में भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना सिंपल टिश्यू का कार्य होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इनका काम जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य अंगों में संवहन करने का काम होता है, जैसे जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम यह जड़ों में पत्तियों तक खनिज लवण एवं जल पहुंचाता है। जाइलम ही यह मित्र ऊतकों से बने होते हैं। जाइलम मित्र ऊतकों से बने होते हैं। यह सिर्फ एक दिशा में कार्य करते हैं। ये कठोर होते हैं। ये तने के अंदरूनी हिस्से होते हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी देते हैं। फिर फ्लोएम, यह पत्तियों में भोजन पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। ये जीवित ऊतकों से बने होते हैं। यह दोनों दिशा में कार्य करते हैं। ये मुलायम या लचीले होते हैं। ये तने के बाह्य हिस्से होते हैं, जैसे वृक्ष की छाल। पत्तियां, पत्ती संवहनी पादपों का एक अंग है। पत्ती संवहनी पादपों का एक अंग है। वातपोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी पत्तियों में होती है। पर पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, जैसे स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमा से पानी टीसी निकलता है। ये स्टुओं का उत्सर्जन होता है। यही रंध्र ही श्वसन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं वायु का उत्सर्जन एवं ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 प्लस H2O पर्यावरण, CO2 मतलब पौधे CO2 को पर्यावरण से लेते हैं और H2O मतलब जाइलम के द्वारा प्राप्त होता है। फिर सूर्य के प्रकाश में मतलब क्लोरोफिल पर हरित, फिर ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऊर्जा, पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य का प्रकाश, वायलेट, ब्लू एवं लाल स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक, तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है। इससे अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी गई। CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण दर में बढ़ोतरी होती है, लेकिन एक सीमा के बाद CO2 की सांद्रता का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना यौगिक हो। यह पौधों को ऊर्जा देता है। यह जटिल यौगिक है। श्वसन, जटिल यौगिक का सरल यौगिक में टूटना, मतलब ये श्वसन जो हम लोग करते हैं। ग्लूकोज का सरल यौगिक क्रमशः पिरूवेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि में टूटना। ग्लूकोज जटिल यौगिक, कोशिका द्रव, पाइरूवेट सरल यौगिक, जैसे पर्याप्त ऑक्सीजन। जब पर्याप्त ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनता है। शोषण, फिर शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है जब पर्याप्त ऑक्सीजन होता है। तो अपर्याप्त ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा मांसपेशियों में शोषण होता है। जब शून्य ऑक्सीजन होती है तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बैक्टीरिया या ईस्ट में होता है। ये क्रिया शून्य ऑक्सीजन को अवायवीय शोषण या एनारोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं। पौधों के हार्मोन्स, ऑक्सिन पौधों को प्रकाश की तरह प्रतिक्रिया करने में सहायक, वृद्धि में सहायक पौधे के एजेंट वारेंज जो
वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा दुरुपयोग किया गया था, ऑक्सीजन की श्रेणी में आता है। गिबरेलिन बीजों के अंकुरण एवं तने के विकास में सहायक। साइटोकाइन यह किसी भी पौधे की वृद्धि में अंकुश लगाता है, यह ऑक्सीन को नियंत्रित करता है। एब्सिसिक एसिड साइटोकाइन की क्रियाकलाप में सहायक। एथिलीन इमरजेंसी हार्मोन है, फल को पकने में मदद। यदि पौधों को अंधेरे में रखा जाए या वृद्धि के दौरान कोई अवरोध या बाधा आए तो इस हार्मोन्स का स्राव होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट पहले सैंपल कलेक्शन किया जाता है डीएनए का, फिर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की आणविक कैंची है मतलब डीएनए को काटने के लिए, फिर उसके बाद विघटन विघटन किया जाता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन में डालते हैं, फिर इसके बाद डीएनए अलग अलग हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोफाइसिस कहते हैं, कैथोड एनोड से डीएनए एनोड मिलता है। डीएनए को नाइलोन पर रखते हैं, फिर उसके बाद सैंपल मिलाते हैं आरओपी से, 25 मिल जाएगा तो हो जाएगा।